मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच ठाकुर साहब बिहार पर पुनः स्वागत करता हूं। दर्शकों, थंबनेल देखकर आप लोगों ने तो जान ही लिया होगा कि मैं दिल्ली में शराब नीति में हुए घोटाले के ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा और उन सभी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं के बारे में भी बात करूंगा जो कट्टर ईमानदारी का स्वघोषित ठप्पा लिए पूरे देश भर में घूम रहे थे। स्थिति यह आ गई है कि पार्टी के नंबर 2 और नंबर 3 के नेता तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। वीडियो में जाने से पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी को आपत्ति हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मेल आईडी पर मुझसे संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। वैसे सारी इंफॉर्मेशन और जो न्यूज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इन सब का सोर्स इंटरनेट और मैगजीन्स और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिन्हें मैं रोजाना पढ़ता हूं। दोस्तों, बात की शुरुआत करेंगे हापुड़ से। हापुड़ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मनीष सिसोदिया जी की महत्वाकांक्षा शुरू से ही काफी ऊंची रही। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो हापुड़ से दिल्ली आए और जर्नलिज्म में डिप्लोमा की पढ़ाई करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन किया। ऑल इंडिया रेडियो में उनका मन नहीं लगा तो 2006 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब समय का चक्कर घूमना शुरू हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफी इंटरटेनमेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होगी। 2006 में एक एनजीओ जिसका नाम था पीपुल कॉज रिसर्च फाउंडेशन, जिसके की सेक्रेटरी अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया ने इस एनजीओ को भी ज्वाइन किया और इन दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जान पहचान हो चुकी थी, दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। अरविंद केजरीवाल भी भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हुआ करते थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। उनके इस अचीवमेंट के लिए उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वाकई केजरीवाल बहुत मेधावी थे। दोस्तों, बढ़ेंगे आगे, समय का चक्र घूमता है और 2011 आता है। 2011 में आपको याद होगा कि जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे दिल्ली आए और अन्ना हजारे को महाराष्ट्र में काफी पहचान थी, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, लेकिन पूरे देश में उनकी पहचान नहीं थी। वो रामलीला मैदान में अनशन शुरू करने की मांग को लेकर अड़ गए और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती है, उन्हें तिहाड़ भेजा जाता है। ऐसा जन आक्रोश उभरता है कि पूरे केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो हिल जाती है और अन्ना हजारे को रिलीज कर दिया जाता है नियम और कानून से हटकर। इस बात को भुनाने के लिए दिल्ली के कई महत्वाकांक्षी लोग तैयार बैठे थे, दिमाग के सातिर लोग जिनके दिमाग में चाणक्य बसता है। इस तरह के कुछ लोगों ने अन्ना हजारे को घेर लिया। दोस्तों, उन अति महत्वाकांक्षी लोगों की सूची में पहला नाम था अरविंद केजरीवाल का, जो आईआरएस के एक पूर्व अधिकारी थे। दूसरा नाम था मनीष सिसोदिया का। तीसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शांति भूषण, उनके पुत्र प्रशांत भूषण, एक नामी कवि और लेखक प्रशांत कुमार विश्वास। उसके साथ साथ और भी कई सारे नाम थे जिनकी सूची बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, अन्ना हजारे का अनशन सफलतापूर्वक 12 दिनों तक चलता है और उसके बाद यह खत्म कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अंततः अन्ना की जीत हुई। लेकिन इस आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा यह तो पता नहीं है, लेकिन उस सच्चे इंसान अन्ना हजारे के चारों तरफ घेरा बनाकर रखे उस अति महत्वाकांक्षी लोगों के जीवन पर इस आंदोलन का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मित्रों, उस जन आक्रोश, उस जन समुदाय के समर्थन का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक दल की घोषणा 2011 में रामलीला मैदान से ही कर दी। अन्ना हजारे जी के भारी विरोध के बावजूद भी उनको बीमार बताकर, कमजोर बताकर उन्होंने एक आम आदमी पार्टी नाम के राजनीतिक दल की स्थापना की और अरविंद केजरीवाल उसके सर्वे सर्वा बन गए। उस पार्टी में उस वक्त बहुत सारे लोग थे, आज उनमें से कोई नहीं दिखता। कुछ तो कारण होगा।
आगे बढ़ेंगे। अन्ना हजारे निराश, हताश और गुस्से में आकर अपने गांव महाराष्ट्र को लौट गए और अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की पैठ सभी क्षेत्रों में बढ़ने लगी थी और चूंकि वो दिमाग के बेहद तेज थे, मेधावी थे, ये भारतीय राजनीति में एक चमत्कार कहा जाएगा मित्रों कि मात्र 3 साल में, सिर्फ 3 वर्ष में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन जाता है। जी हां मित्रों, 2014 के दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हिंदुस्तान की ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की राजनीति में यह पहला उदाहरण था कि इतने कम समय में किसी राजनीतिक दल ने देश की राजधानी दिल्ली जैसे बड़े अच्छे मॉडर्न पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के राज्य में अपने पार्टी का सिक्का गाड़ दिया था सिर्फ 2 या 2.5 वर्षों में। खैर, यह सरकार 49 दिनों तक ही चल पाई थी और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके पीछे भी उनकी मंशा साफ थी। वो अभी इतनी जल्दी मैदान से भागने वाले नहीं थे। इस्तीफा देकर उन्होंने लोगों को इमोशनल अपने साथ कर लिया और 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 70 में 67 सीटें लाकर इतिहास रच दिया। सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बने और 2015 से आज 2023 तक लगातार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बीच एक खास डेवलपमेंट जो हुई कि उनकी पार्टी की सरकार देश के अति महत्वपूर्ण पंजाब जैसे राज्य में भी बन गई। चमत्कार नहीं, इस इंसान को चमत्कारी पुरुष कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मित्रों। अब बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों में संघर्ष के उनके साथ ही कुमार विश्वास उनके दुश्मन बन गए। उनके साथ पत्रकारिता छोड़कर बहुत बड़ा नाम आशुतोष आम आदमी पार्टी में आए, वो दुश्मन बन गए। शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी जैसे सभी लोगों ने धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, लेकिन एकमात्र इंसान जिसका नाम था मनीष सिसोदिया साए की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ आज भी बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल को इस भरोसे का, इस विश्वास का इनाम भी मिला। और अब बात करेंगे 2020 की। 2020 में दिल्ली सरकार में कुल 33 डिपार्टमेंट हुआ करते हैं। जानकारी के लिए बता रहा हूं उन लोगों को जिनको नहीं पता। 18 डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास हैं। उन्हें लोग शिक्षा मंत्री कहकर प्रचार करते हैं, प्रसारित करते हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, जिसकी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, ऑक्सफोर्ड में होती है, ये होती है। लेकिन वो शराब मंत्री भी हैं, वो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं, वो ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, वो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हैं, वो समाज कल्याण मंत्री भी हैं। 18 विभाग उनके पास है दोस्तों। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जब जाओगे तो यह लिखा होगा कि अगर कोई विभाग गलती से किसी को आवंटित नहीं हुआ है तो वो भी मनीष सिसोदिया का माना जाए बाय डिफॉल्ट। अजीब चमत्कार है दोस्तों, ऐसा होता है क्या? मतलब जितने सारे डिपार्टमेंट में मनीष सिसोदिया मंत्री थे। खैर, दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक लेटर भेजा राज्यपाल को और लिखा कि दिल्ली की शराब नीति में कुछ गड़बड़ी की आशंका है। राज्यपाल साहब ने भी उस रिपोर्ट को देखा और सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इस नई शराब नीति के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, लेकिन उस वक्त तक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिल्ली का शराब कारोबार आ चुका था और दिल्ली में 1 पर 1 फ्री की स्कीम शराब के दुकानों में चल रही थी। मतलब 1 बोतल शराब लो 1 बोतल फ्री, या 1 कार्टून शराब लो 1 कार्टून फ्री। मतलब शराब के दुकान में शराब की कीमत को आधी कर दी गई थी। शराबियों में बड़ा खुशी का माहौल था, उत्साह का माहौल था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे क्या गुल खिलाए जा रहे थे ये भोली भाली जनता को बिल्कुल पता नहीं था। कई घर बर्बाद हुए, शराब कई घरों में फैल गया, बहुत सारे घर की औरतों का हाय कि आह लगी शायद इन लोगों को जो आज ये स्थिति है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या बेसिकली ये बताऊंगा और सीबीआई कैसे मनीष सिसोदिया तक पहुंची ये भी बताऊंगा।
दरअसल सीबीआई पिछले 2 वर्षों से मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी और हर बार यह कहा जा रहा था कि दुर्भावना से ग्रस्त होकर केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई परेशान कर रही है। दोस्तों, सीबीआई को भनक लग चुकी थी कि इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। कैसे भनक लगी, इस बारे में आपको बताता चलूं कि दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट पर जब छापा पड़ता है तो वहां से एक कंप्यूटर मिला जिसकी बहुत सारी फाइलों को डिलीट कर दिया गया था। खैर, यह सीबीआई थी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेती है, विदेशों से भी लेती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उन फाइलों को वापस रिट्रीव किया गया तो पाया गया कि उनमें सारी शराब नीतियों के फाइल थे जो डिलीट किए गए थे। एलजी की जांच के आदेश के बाद उस शराब नीति को वापस ले लिया गया था। इससे भी शक की गुंजाइश बढ़ी और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। सबों को यह अंदाजा हो चुका था कि कुछ न कुछ तो करेगी सीबीआई, चूंकि जांच एजेंसियां हमारी बहुत काबिल तारीफ काम करती हैं। आप कितने भी मेधावी हो, ईडी और सीबीआई से नहीं बच सकते। ऐसा ही हुआ दोस्तों। उन फाइलों को रिट्रीव करने के बाद पाया गया कि दिल्ली में शराब बेचने के लिए जो सरकारी ठेके होते थे उन सबों को कैंसिल करके प्राइवेट लोगों को ठेका दिया गया और प्राइवेट लोगों के प्रॉफिट को 5% से 12% किया गया था। इस ऑर्डर का कोई ऑफिशियल लेटर मिल ही नहीं रहा था पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली में। फिर भी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पब्लिकली कहते घूम रहे थे, हमें अरेस्ट करेंगे, हमें जेल भेजेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात को साबित कर रही थी। जांच एजेंसियों ने हिम्मत नहीं हारी, छापा मारते रहे, कुछ नहीं मिलता था, कभी नहीं मिला। दोस्तों, सब जानते थे कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो आप जानते हो जुडिशियरी की आंखों पर पट्टी होती है। जब तक सबूत नहीं तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबूत हाथ लगा। दोस्तों, दिसंबर 2022 में एक एफआईआर सीबीआई ने दर्ज कर दी जिसमें 15 या 17 लोगों को नामजद किया गया। उन 17 लोगों में दिल्ली का एक बहुत बड़ा होटल कारोबारी जिसके बियर बार, रेस्टोरेंट्स वगैरह, दिनेश अरोड़ा, उनका भी नाम था। ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का बेहद खास इंसान बताया जाता है। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के इस खास इंसान को बिजनेस के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं था। वो ना पॉलिटिक्स करता था, ना वो इन पचड़ों में पड़ना चाहता था। उसने सीबीआई के समक्ष सरकारी गवाह बनने की बात प्रपोजल दिया। अब इस प्रपोजल के मिलने के बाद सीबीआई के हाथ तुरूप का पत्ता लग चुका था। दोस्तों, बहुत सारी बातें दिनेश अरोड़ा ने बताई जिनको बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ खास बातें जो बताना चाहूंगा, जिसको पूछने के बाद, जिसका जवाब न मिलने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। आप भी जान लीजिए। मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में 2022 में आपने 14 एप्पल आईफोन बदले, कहां हैं वो बाकी के फोन्स? अब इस पर कोई जवाब ही नहीं था मनीष सिसोदिया के पास। 14 फोन कोई नॉर्मल आदमी तो यूज करता नहीं है, वो भी आईफोन्स जिनकी कीमत लाखों में होती है। और इस तरह की बातें सामने आई कि फ़ोन को पैसे की वसूली करने के लिए यूज किया गया था और उसके बाद फ़ोन को डिस्ट्रॉय किया गया, नष्ट कर दिया गया, आग लगा दिया गया या समुंदर में फेंक दिया गया। वो फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले सीबीआई ने इस बात के लिए उनको अरेस्ट किया और हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कोर्ट के सामने भी यही बताया गया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि फ़ोन को नष्ट कर दिया गया। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने भी ये स्वीकार किया कि क्या करते फ़ोन का। अगर फ़ोन हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फ़ोन है, इसे किसी दुकान में बेच तो सकते नहीं। मुझे नया फ़ोन खरीदना था तो मैंने पुराने को फेंक दिया। ये लॉजिक न जज के गले उतरी न सीबीआई के। कोई भी इंसान नया फ़ोन लेता है दोस्तों तो पुराने को फेंकता नहीं है, कम से कम घर में रखा रहता है। और अगर फ़ोन बदल रहा है तो सिम बदलने की क्या ज़रूरत थी। कई सारे सिम नंबर्स जो मनीष सिसोदिया ने इस दरमियान यूज किए थे वो सब सीबीआई के पास हैं, डिटेल्स हैं। पता चला कि साउथ की एक लीकर कंपनी के साथ इनका करार हुआ था और ये 5% से 12% बढ़ाकर जो कमीशन का ऑर्डर पास किया गया नई शराब नीति में, ये ऑर्डर लेटर
इसे भी सीबीआई ने रिट्रीव किया, ये मिटा दिया गया था। ये दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट में बना ही नहीं था, ये भी साउथ के किसी राज्य से दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजा गया था ये लेटर। इसका मतलब इस एक्साइज पॉलिसी को कहीं से गाइड किया जा रहा था, कोई और था जो इस पॉलिसी के ड्राफ्ट तैयार करके भेज रहा था, दिल्ली सरकार बस उसको एक्सेप्ट करके और चीफ सेक्रेटरी के पास या डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के पास भेज रही थी कि बस सब ओके करते जाओ। सीबीआई का आरोप है कि इस मामले में साउथ की उस लीकर कंपनी के थ्रू 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो उस पैसे को हवाला के जरिए या फिर किसी और मार्फत से दिल्ली नहीं पंजाब चुनाव में खर्च किए गए, और इसलिए कैश मिल नहीं रहा है सीबीआई को। लेकिन सबूत बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा सबूत जो अभी हाल फिलहाल मिला है वो मनीष सिसोदिया के सचिव, एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी 164 धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है कि कमीशन बढ़ाने की जो बात थी दुकानदारों की, वो मनीष सिसोदिया के दबाव में, मनीष सिसोदिया ने वो लेटर मुझे दिया था और मैंने उसको आगे फॉरवर्ड किया था। ये कहाँ से आया, ये ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ, इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये सारा का सारा फैसला अकेला मनीष सिसोदिया कर रहा था। अब मनीष सिसोदिया तो आपको पता है सीबीआई रिमांड में है, और आज कल उनकी रिमांड पूरी हुई और पुनः सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया जजेज से कि इनको और पूछने की ज़रूरत है, ये बता नहीं रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे पूछताछ में, तो फिर से 2 दिन की रिमांड दे दी गई है। इसका मतलब सिसोदिया होली जेल में ही खेलेंगे और सत्येंद्र जैन के साथ खेलेंगे। कट्टर ईमानदार पार्टी के इन कट्टर नेताओं की दुर्गति तय है दोस्तों। ऑथेंटिकेट करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया जितनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इनके राजनीतिक कैरियर का अंत हो चुका है। ये लंबे समय तक जेल में रहेंगे और इनको 5-6 वर्षों की सज़ा हो सकती है। ये निश्चित रूप से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इनके चुनाव लड़ने का एक ही उपाय है कि ये सीबीआई के समक्ष सरकारी गवाह बनकर इनके ऊपर भी कोई है जिन्होंने इन्हें गाइड किया इन घोटालों को करने के लिए, तो उसका नाम बताएं। निश्चित रूप से इनकी सज़ा में कुछ न कुछ छूट होगी, इनको कुछ राहत दी जाएगी। फिलहाल आपको अपने वीडियो में अलविदा कहना चाहूँगा, चूँकि बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो और मनीष सिसोदिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। एक और बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये नौटंकी करते हैं ये नेता, ये लोगों को मूर्ख समझते हैं, भोले भाले लोगों को, जैसे कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को। जेल जाने से पहले जब सीबीआई ने इन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, तो ये महात्मा गांधी की समाधि पर जाके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, बच्चों तुम लोग पढ़ते रहना, मनीष चाचा जेल जा रहे हैं, गुस्सा हो जाएंगे, पढ़ाई मत छोड़ना, ये लोग चाहते हैं पढ़ाई बंद हो जाए तुम्हारी। ये क्या नौटंकी है, व्हाट अ जोक, रियली डिस्गस्टिंग। और हंसी आ रही थी मुझे इन सब बातों पर। महात्मा गांधी के समाधि पर जाते हो बेशर्मों, और शराब की गंगा बहा दी तुम लोगों ने दिल्ली में अपने फ़ायदे के लिए। कितने घरों को बर्बाद किया, कितनी औरतों की हाई लगी तुमको। ऊपर से भगत सिंह का नाम लेते हो कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम उनको तो फांसी हुई थी, हमें तो जेल हो रही है। अरे गधों, भगत सिंह तो देशभक्त थे, देशभक्ति में जान दे दी उन्होंने। तुम लोग तो 100 करोड़ 150 करोड़ कितने जनता के पैसे को लूट कर और खुद को भगत सिंह से कंपेयर करते हुए शर्म भी नहीं आती तुमको। अभी भी समय है मनीष सिसोदिया, अपने जुर्म गुनाह कबूल करो और अपने मास्टरमाइंड का नाम बताओ। सब जानते हैं वो कौन है, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा क्योंकि कोई सबूत नहीं है। निश्चित रूप से वो बहुत इंटेलिजेंट होगा जिन्होंने मनीष सिसोदिया को गाइड किया है, लेकिन सीबीआई और ईडी उनके पीछे भी लगी हुई है। कुछ न कुछ रोचक और सनसनीखेज होने वाला है। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त लेना चाहूँगा दोस्तों। अपना ख्याल रखना, दुआओं में दीपक कुमार को भी याद रखना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।